दिखाना चाहता हूँ। द टॉटर स्टैंडर्ड हियर। अरे सर, ये लगता है मुझे कुछ गलत तो नहीं खुल गया। हम आगे के सेतु की बात करें तो ये कछुआ और खरगोश कहाँ से आ गया, आप ही समझाइए सर। ओवर टू सर। नमस्ते। आज की शाम शुभ और मंगलमय। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घबराइए भी नहीं। कछुए और खरगोश का बहुत गहरा और पुराना संबंध है ओपन सोर्स के साथ। इस चर्चा के दौरान मैं इस संबंध के बारे में भी बात करूंगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज का विषय कुछ टेक्निकल भी है और कुछ बौद्धिक संपदा अधिकारों की भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बस जरा सा ध्यान दीजिएगा। आरोग्य सेतु के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, बट आज जो विषय हम लोगों ने चुना है वो विषय है कि आरोग्य सेतु को ओपन सोर्स क्यों बनाया गया, इसके क्या फायदे। इस पूरी चर्चा को मैंने 4 भाग में इसको तोड़ा है। नंबर 1, ये सॉफ्टवेयर होता क्या है। नंबर 2, ये सॉफ्टवेयर कानून में किस तरह से प्रोटेक्ट होता है। नंबर 3, ये ओपन सोर्स क्या भला है। नंबर 4, इसके क्या फायदे हैं, यानी कि सरकार ने इसे क्यों ओपन सोर्स किया। इसके पहले मैं अपने पहले भाग में जाऊं, मैं 2 शब्दों को आपको बताना चाहूंगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या जिसे शॉर्ट में सॉफ्टवेयर कहते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम। अक्सर लोग समझते हैं कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बट वास्तव में ये सच नहीं है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप अपने दिमाग में रख लीजिए तो समझने में आपको आसानी पड़ेगी। जैसे कि MS ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसर है, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, ये सब वर्ड प्रोसेसर है। इसमें आप लोग अपनी पिटिशंस टाइप करते हैं, आप लोग अपने चिट्ठियां टाइप करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने बिल भी टाइप करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है। अब वर्ड प्रोसेसर में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। किसी को बोल्ड कर सकते हैं, किसी को सेंटर में कर सकते हैं पोर्शन को, किसी पोर्शन को आप इटैलिक्स में कर सकते हैं। तो ये अलग अलग काम हैं। तो किसी एक काम करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, और ये सारे कंप्यूटर प्रोग्राम जितने काम वो मतलब सॉफ्टवेयर कर सकता है, मिलके उस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है या कोई और सॉफ्टवेयर है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आजकल तो अपने देश में मॉनसून आ गया है, बारिश हो रही है। तो यदि सॉफ्टवेयर को हम समझें कि ये बारिश है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम वास्तव में उसमें गिरने वाली बूंदें। अब चलते हैं हम लोग पहली बार और समझते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 सोर्स कोड, नंबर 2 ऑब्जेक्ट। पहले समझते हैं सोर्स कोड क्या होता है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ मलयालम बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और हम लोग अपनी भाषाओं के पीछे एक दूसरे की गर्दन काटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। बट कंप्यूटर कभी लड़ते नहीं हैं, क्योंकि कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझती है। ये भाषा है 1 और 0 की, हाँ या ना की। यदि आप बिजलियों की स्विचेस की चर्चा करें तो ये मतलब भाषा है स्विचेस जो ऑन हैं या ऑफ हैं, या बल्ब जो जले हैं या बुझे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कंप्यूटर चिप। देखिए चिप क्या होता है, सिलिकॉन वेफर होता है। ये जो हमारा अंगूठा है मेरा, देखिए इसके ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा होता है इसके बराबर होता है। इसमें समझिए खरबों बल्ब हैं, जो तो जले हुए हैं या बुझे। अब पुराने समय में जो 1 और 0 की भाषा में ही डायरेक्टली कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता था। अब ये कैसे होता था, ये पंच कार्ड के जरिए हुआ करता था। देखिए मैंने एक पंच कार्ड की फोटो मैंने आपके लिए तैयार की हुई है। जोशी जी ये स्लाइड दिखाएंगे क्या। देखिए ये पंच कार्ड है, इसमें जगह जगह 0101 करके कुछ लिखा हुआ है।
और पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, टाइपराइटर से एक सी मशीन हुआ करती है, इसको चाहे तो हटा लें जोशी जी स्लाइड। एक टाइपराइटर जैसी पंचिंग कार्ड की मशीन होती थी जिसमें आप टाइप कर सकते थे। टाइप करने से होता क्या था कि जो पंच कार्ड कहीं छेद हो जाता था और कहीं छेद नहीं होता था। अब जहां छेद है वहां तो रोशनी जा सकती है, यदि रोशनी जा सकती है तो हाँ, और रोशनी नहीं जा सकती है तो ना। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह के सैकड़ों पंच कार्ड मिलके बनाया करते थे। अब ये बात किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भी समझना मुश्किल हुआ करता था, प्रोग्रामर के लिए, कि भाई क्या कहाँ गलती हो गई। हालांकि कंप्यूटर आसानी से समझ सकता था। धीरे धीरे जब कंप्यूटर साइंस की थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई और कुछ उन्होंने नई, इसको कहते हैं कि कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप किया, तो कंप्यूटर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाने लगा। अब आप लोगों में से बहुत लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ी होगी स्कूल में, और बेसिक में आपने सीखा होगा। किन किन लोगों ने बेसिक पढ़ ली, जरा यस लिख के बताइए तो अपने कमेंट सेक्शन में, मैं देखूं तो कितने लोगों ने बेसिक पढ़ी हुई है। अच्छा, लगता है कि शायद कम लोगों ने पढ़ी है। बेसिक को पढ़ने के बाद जो एडवांटेज होता था, आप एक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं, और ये बात सारी लैंग्वेजेस में हुआ करती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। हाँ, मैंने देखा किसी ने, एक दो लोगों ने यस लिखा। जावा भी एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है। हाँ, अब तो काफी लोग लिख रहे हैं, लगता समय था। चलिए, बहुत खुशी हुई आप लोगों की बात समझ के कि आप लोग भी ऐसा काम करते थे। तो जो आरोग्य सेतु है ये जावा में लिखा गया है। एक बार देखते हैं इसका छोटा सा किस तरह से ये कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया है। जोशी जी अगली स्लाइड दिखाएंगे क्या? जी। देखिए इसमें दाहिनी तरफ जो उसमें आरोग्य सेतु का देखिए लोगो बना हुआ है, और बाईं तरफ देखिए ये अंग्रेजी भाषा में ये प्रोग्राम लिखा गया है। इस लिखा हुआ है पैकेज nic.goi.arogyasetu.m मॉडल्स डाटा क्लास ब्लूटूथ मॉडल वैल नेम स्ट्रिंग वैल एड्रेस वैल RSSI। तो एक तरह से आप यदि भाषा को जानते हैं, अंग्रेजी भाषा को, तो आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जोशी जी जब तक मैं कहूं नहीं तब तक स्लाइड मत हटाया करिए। ओके, देखिए इसमें जो ब्लूटूथ लिखा हुआ है, तो जो आरोग्य सेतु है ये एक तरह से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, और ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी से यह पता करता है आप किन से मिल रहे हैं। ये कुछ वही पार्ट जो उसका है कंप्यूटर प्रोग्राम का, आरोग्य सेतु का, ये वो वहां पे कुछ लिखा हुआ है। इसको आप हटा सकते हैं जोशी जी स्लाइड। आप यदि अंग्रेजी समझते हैं तो आप मोटा मोटा इसको समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम तो बहुत आसानी से समझ सकता है, लेकिन अभी कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। जब कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाता है तो उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। अब जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, इनमें एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। तो सोर्स कोड को जब हम कंपाइलर के थ्रू रन करते हैं तो ये उसको उस भाषा में बदल देता है जो भाषा में कंप्यूटर समझ सकता है, यानी 1 और 0 की। जब ये उस भाषा में बदल दिया जाता है तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड या मशीन। जब आप किसी ऐप को एक डाउनलोड करते हैं या आप कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, तो वास्तव में आप ऑब्जेक्ट कोड ही इंस्टॉल करते हैं या ऑब्जेक्ट कोड ही डाउनलोड करते हैं। यही आपके स्मार्टफोन पर किसी भी ऐप को चलाता है या आपके कंप्यूटर को ये चलाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने एक दूसरे भाग पे कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है किस तरह से कानून में प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 तरह की होती है, टैंजिबल और इनटैंजिबल।
टैंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप छू के फील कर सकते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन। आप स्मार्टफोन हाथ में पकड़े हुए हैं, आप जानते हैं यहाँ पे। कुर्सी जिस पे आप बैठे हैं, मेज जिस पे आपका एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें टैंजिबल हैं। और जो टैंजिबल चीज़ें होती हैं, इनमें जो राइट्स लाई करते हैं वो होते हैं पोजेशन के राइट, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के राइट, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी के राइट, लेसर और लेसी के राइट्स, ओनरशिप के राइट्स। ये सारे राइट्स डिफाइन करते हैं टैंजिबल प्रॉपर्टी को। अब दूसरी तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है इनटैंजिबल, यानी जिसको छू के आप पता नहीं लगा सकते। जैसे मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, आप मेरी पिक्चर देख रहे हैं, आप छू के पता नहीं लगा सकते कि मैं बोल रहा हूं या इसमें क्या हो रहा है। जब कभी आप छूइएगा तो आप स्मार्टफोन को ही छू पाइए, या आप कंप्यूटर को छूइएगा तो कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को ही छू पाइएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग इंटैंजिबल कहते हैं। इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज में जो राइट्स लाई करते हैं उनको कहा जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या शॉर्ट में आईपीआर। अब जैसे गुड्स और सर्विस के साथ जो आईपीआर होता है वो ट्रेडमार्क के नाम से जाना जाता है। इन्वेंशन में जो होता है वो पेटेंट के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे राइट्स जो होते हैं वो जगह से जुड़े होते हैं, उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कहा जाता है। मैं इलाहाबाद का हूँ, जैसे इलाहाबाद के अमरूद, नागपुर का संतरा, बासमती चावल, ये सब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं और ये भी एक तरह का आईपीआर है। अब आपसे कोई कहे कि आपने यतीन सिंह ने एक भाषण दिया था, उस भाषण को डिस्क्राइब कीजिए, तो ये जो डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, हर व्यक्ति जो लिखेगा डिस्क्रिप्शन ये अलग अलग होगा। और ये डिस्क्रिप्शन में जो राइट लाई करता है वो राइट उसको कहते हैं कॉपीराइट। अब ये जो कॉपीराइट होता है ये उसको बिलोंग करता है जो कि लिखता है। अब याद कीजिए, जो मैंने आपको सोर्स कोड दिखाया था वो एक तरह का डिस्क्रिप्शन ही है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पैसेज ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसमें भी कॉपीराइट लाई करता है। डिस्क्रिप्शन पब्लिश्ड है, कोई दूसरा आदमी उसे चुराकर अपने नाम से, मतलब एक तरह से अपने नाम से पब्लिश कर दे या उसकी नकल उतार ले, तो ये कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा। अब मान लिया जाए कि आपने उस डिस्क्रिप्शन को लिख तो लिया लेकिन ताले में बंद कर दिया। हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को उसका उसी तरह का कोई आइडिया आए और वो उससे मिलता जुलता उस बात को लिख दे, सोर्स कोड लिख दे, या कोई भी डिस्क्रिप्शन जो आपने लिख के अपने ताले में बंद करके रखा है उसको लिख दे। तब ये नहीं कहा जा सकता कि उसने आपके कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट किया, क्योंकि उसके दिमाग की उपज है। जो आईपीआर्स भी होते हैं ना, दे आर क्रिएशंस ऑफ माइंड। तो यदि कोई आपके माइंड के क्रिएशन को कॉपी कर ले तो ही उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है। बट उसने बिना आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़े हुए, बिना उसको देखे हुए, यदि वास्तव में उसने अपने मन से कोई बात लिख दी तो कॉपीराइट का फिर इन्फ्रिंजमेंट नहीं। लेकिन यदि कोई चोर आपने जो डिस्क्रिप्शन को ताले में बंद करके रखा हुआ है उसकी चोरी करे और उसको अपने नाम से पब्लिश कर दे, तो ये इल्लीगल काम हुआ। इसके मतलब ये आपने डिस्क्रिप्शन को लिख के भी कहीं रख लिया है तो भी कुछ ना कुछ राइट उसमें लाई करते हैं। और ये जो राइट का नाम है वो है ट्रेड सीक्रेट, डिस्क्लोज। अब आपको मालूम है दुनिया की सबसे पुरानी ट्रेड सीक्रेट क्या है? कोका कोला। कोई नहीं जानता कोका कोला के मिश्रण में क्या है। बस कोका कोला की बोतल का मिश्रण आया, उसमें पानी मिलाया, बॉटलिंग की और बेचना चाहा। कोका कोला की कंपनी आज से 130 साल पहले एस्टैब्लिश हुई। बस इसके मालिक ही को मालूम है उस कोका कोला में क्या है।
अब जैसे पेप्सी कोला वालों ने कोका कोला से मिलता हुआ एक पेय निकाल लिया, तो उन्होंने तो उनकी मतलब जो ट्रेड सीक्रेट था कोका कोला उसको तो कॉपी किया नहीं, तो इसमें कोई इलीगल बात नहीं है। तो आप इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सकते हैं लेकिन चोरी नहीं कर सकते। तो सोर्स कोड में दो तरह के एक राइट्स लाई करते हैं, कॉपीराइट के और ट्रेड सीक्रेट। अब चल के देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड में क्या राइट्स लाई करते हैं। सबसे पहले ये सवाल उठा 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में। ये एप्पल कंप्यूटर का केस था। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो यूनानिमसली लोगों ने ये होल्ड किया कि जो सोर्स कोड होता है उसमें तो कॉपीराइट लाई करता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड के बारे में लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। मेजॉरिटी ने कहा यह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। देखिए मेजॉरिटी के जज साहब क्या कहते हैं। जोशी जी जरा सा नेक्स्ट स्लाइड को करिए, इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको हटा दीजिए। इसको पढ़िए भी। I have not found anything that has persuaded me that the object code as a sequence of electrical impulses in a silicon chip, not capable itself of communicating anything directly to a human recipient and designed only to operate a computer, is itself a literary work, or is the translation of a literary work within the Copyright Act. भाई ये तो अंग्रेजी में था, थोड़ा मुश्किल था, मुझे तो समझ में आया नहीं। सुहासिनी जी शायद ज़्यादा अच्छा समझ पाए। मैं तो यही समझ पाया, इसका मतलब है नेहरू प्लेस जिंदाबाद। अब ये मत कहिएगा कि आपको मालूम नहीं है कि नेहरू प्लेस में क्या होता है। लॉकडाउन खत्म हो गया है, एक दिन नेहरू प्लेस घूम के देखिए वहाँ क्या होता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मान लिया जाए कि ये प्रॉब्लम अपने देश में हुई होती तो क्या होता? क्या यही फैसला होता या कुछ अलग? बिल्कुल नहीं, यह फैसला कभी नहीं होता। अपने देश में यह प्रॉब्लम उठी होती 1980 के दशक में, तो इस वक्त भी शायद ट्रायल कोर्ट में उसमें इश्यू फ्रेम हो रहे। अपने देश की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जिले की, ये दीमक की तरह हमारी न्याय व्यवस्था को खाता चला जा रहा है, चरमरा गई। यदि इसको हमने नहीं सुधारा तो ये व्यर्थ है। अब चलिए इसके बारे में इसको कैसे सुधारा जाए फिर कभी चर्चा करेंगे। हम लोग वापस अपने विषय पे आते हैं। अपने देश में यह प्रॉब्लम शुरू हो उसके पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एग्जिस्टेंस में आ गया। WTO में लगभग कोई 60 डॉक्यूमेंट्स हैं जो WTO चार्टर के साथ लगे हुए। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करना कंपलसरी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं वो WTO कहता है कि ऐसा करिए कि भाई और देश जो हैं कंसेंसस से एग्री करें और एग्री करने के बाद उसके मुताबिक काम करें। जो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ट्रिप्स। इस ट्रिप्स का अनुच्छेद 10 जो है ये कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बोलता है। ये कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम चाहे वो ऑब्जेक्ट कोड हो चाहे वो सोर्स कोड हो, उसको लिटरेरी वर्क माना जाए और उसको उसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए जैसा कि लिटरेरी वर्क बर्न कन्वेंशन, ये बर्न कन्वेंशन 1971 में हुआ था। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। ये वही बताता है कि कितना आपको क्या क्या किस तरह से प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो ट्रिप्स का जो अनुच्छेद 10 है वो कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को, ऑब्जेक्ट कोड को और सोर्स कोड दोनों को लिटरेरी वर्क मानकर उसी तरह से प्रोटेक्ट कीजिए जिस तरह से लिटरेरी वर्क को एक बर्न कन्वेंशन में प्रोटेक्ट किया गया है। अब इसके परिपालन में अपने देश में कानून में अमेंडमेंट हुआ 1995, और अब जो कंप्यूटर प्रोग्राम है चाहे उसका ऑब्जेक्ट कोड हो चाहे उसका सोर्स कोड हो वो कॉपीराइट की तरह प्रोटेक्टेड है, और उसका जो आप कोई इसका इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसके लिए एक सिविल सूट भी फाइल हो सकता है
और एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी ली जा सकती है। अब हम लोग दूसरा इसमें एक और भी कभी कभी सवाल उठता है, क्या कंप्यूटर प्रोग्राम में पेटेंट हो सकता है? ये एक बहुत ही विवादास्पद सब्जेक्ट है। मेरे विचार से कंप्यूटर प्रोग्राम कभी भी पेटेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछली शताब्दी में अमेरिका में बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम उन्होंने गलत तरीके से पेटेंट कर लिए। हालांकि इस शताब्दी में इस ट्रेंड को रिवर्स किया जा रहा है, पूरी तरह से अभी रिवर्स नहीं हुआ है, बट चूंकि अमेरिका कर रहा है तो बाकी देश भी करने लग गए। ये बहुत ही मतलब एक डिफिकल्ट टॉपिक है। कभी जोशी जी मुझे मौका देंगे आपके बीच आने का, तो मैं फिर इसके बारे में चर्चा करके बताऊंगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स जानने से पहले हम लोग जाने कि ये फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर जो है ये पहले आया, ओपन सोर्स बाद में आया। देखिए हम लोगों ने क्या देखा, आईपीआर से क्या किया जाता है कि आईपीआर से जो अधिकारों को संचय किया जा रहा है, वी होल्ड द राइट्स। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि दुनिया में सब लोग आईपीआर का प्रयोग कर अधिकारों का संचय कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। सब लोग ऐसा नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आईपीआर का इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसका संचयन, अधिकारों का संचय न कर पाए। और सबसे पहले एक व्यक्ति जो इस बात को कहने के लिए आए, उनका नाम था रिचर्ड स्टॉलबर्न। रिचर्ड स्टॉलबर्न मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब में काम करते थे, और उन्होंने कहा कि हर सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरह की फ्रीडम होना चाहिए, जो चाहे उसको मॉडिफाई कर ले, जैसा चाहे यूज़ कर सके। कुछ उन्होंने इस तरह की बात की, और उन्होंने उन 4 फ्रीडम्स को डिफाइन भी किया। ये 4 तरह की जो फ्रीडम है, कुछ थोड़ा सा मुश्किल शब्दावली है, मैंने उसको अपनी आसान भाषा में इसको लिखा हुआ है। मैं जोशी जी से कहूँगा कि वो अगली स्लाइड को रखें और उसको पढ़ने के बाद हटा दें। Point 1. Software is royalty free to use. Point 2. Source code is published or disclosed. Point 3. There is freedom to modify and use the software for any purpose. Point 4. Anyone who redistributes the software with or without changes is required to pass along similar freedom to others. पहली चीज़, आप कभी कंप्यूटर खरीदने जाएं तो दुकानदार पूछता है आप क्या लेंगे, लिनक्स लेंगे, विंडोज़ लेंगे। लिनक्स लेंगे तो कम पैसा नहीं लेंगे। आप विंडोज़ लेंगे, विंडोज़ 7 लेंगे तो 500 रुपये की है, विंडोज़ 10 लेंगे 3000 रुपये की है। आप कहते हैं मुझे विंडोज़ 10 दे दो, कहते हैं अच्छा भाई 3000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। आप ये मत समझिए कि 3000 रुपये दे के आपने विंडोज़ खरीदी, बिल्कुल नहीं। ये 3000 रुपये रॉयल्टी है जो लाइसेंस फी के तौर पे आपने माइक्रोसॉफ्ट कि आप विंडो की यूज कर सकते हैं लाइसेंस की शर्तों के अनुसार। यानी एक ही कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, उसको केवल जिस पर्पस में लिखा है उसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने पहली चीज कही कि ये सॉफ्टवेयर में कोई रॉयल्टी नहीं लेगा। नंबर 2, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब सोर्स कोड पब्लिश हो। तो नंबर 2 और नंबर 3 इस बात को दिखाती हैं कि सोर्स कोड पब्लिश हो, जैसे चाहे यूज कर सके, जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकें। इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें ना तो कोई कॉपीराइट का मतलब आप क्लेम कर सकते हैं राइट, ना कोई पेटेंट का राइट क्लेम कर सकते हैं। ये दोनों राइट या ट्रेड सीक्रेट का कोई भी राइट इसमें क्लेम नहीं कर सकते। तीसरी जो चौथी कंडीशन है थोड़ी सी महत्वपूर्ण। आप उस
सॉफ्टवेयर को जैसे चाहे यूज़ करें, उसको मॉडिफाई करें, जैसे चाहे यूज़ करें, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसा वो आपको मिला था या मॉडिफाई करके, तो आपको भी वही स्वतंत्रताएं देनी होंगी जो आपको मिली है। यानी कि आप उसमें रॉयल्टी नहीं चार्ज कर सकते। सोर्स कोड पब्लिश करना पड़ेगा, आपको भी अनुमति देनी पड़ेगी, जो चाहे इसको अमेंड करे, जो चाहे मॉडिफाई करे, जो चाहे इसको जैसा यूज करे। बताना पड़ेगा कि जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो यदि मॉडिफाई करके या उसी प्रकार से किसी और को देता है तो वो भी इन 4 कंडीशंस को लगाए। रिचर्ड स्टॉलमैन के अनुसार इस तरह के सॉफ्टवेयर में फ्रीडम है, इसीलिए उन्होंने इसको कहा ये फ्री सॉफ्टवेयर। देखिए, कॉपीराइट का काम क्या होता है? कॉपीराइट एक तरह से अधिकारों का संचय करता है। रिचर्ड स्टॉलमैन ने क्या किया कि कॉपीराइट का प्रयोग करते हुए मतलब एक तरह से सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया, यानी कि अनुच्छेद 370 से 370 ही खत्म कर दिया। कॉपीराइट का ठीक उल्टा काम कर दिया। अब कॉपीराइट का तो उल्टा कुछ होता नहीं, हाँ, राइट का उल्टा लेफ्ट जरूर होता है। तो एक नया शब्द निकाला गया ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए, कॉपी लेफ्ट, और इस तरह के सॉफ्टवेयर को कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। फिर स्टॉलमैन गए वकीलों के पास। ख्याल रखिएगा, वकील अपनी समाज के सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं, वकीलों के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। स्टॉलमैन साहब ने वकीलों से कहा, भाई ऐसा करो, मेरे लिए एक लाइसेंस तो लिख दो जिसमें इस तरह की कंडीशंस इनकॉर्पोरेट हो। तो वकीलों ने उनके लिए एक लाइसेंस लिखा और उस लाइसेंस का नाम उन्होंने दिया जनरल पब्लिक लाइसेंस, यानी कि GPL। और इस तरह के सॉफ्टवेयर को GPL सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर, कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर और GPL सॉफ्टवेयर, ये एक ही चीज है। स्टॉलमैन साहब कहा करते थे कि थिंक फ्री एज इन फ्री स्पीच, नॉट एज इन फ्री बियर। मतलब जो फ्री शब्द है उसको उस तरह से सोचो जैसा कि फ्री स्पीच में है, न कि जैसा मुफ्त शराब में। अब चलते हैं, कुछ जानते हैं ओपन सोर्स ये कब आया, मतलब किस तरह से शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ अब चर्चा करते हैं। धीरे धीरे जब 80 के दशक में फ्री सॉफ्टवेयर आया और धीरे धीरे कुछ समय बीतने लग गए तो फ्री सॉफ्टवेयर का एक तरह से रुतबा बढ़ने लग गया। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वालों को बड़ी घबराहट लगी, तो उन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर के खिलाफ FUD फड चालू कर दिया। फड मालूम है क्या होता है? F माने फियर, U माने अनसर्टेनिटी, D माने डाउट। तो फड एक तरह की सेल्समैन गिमिक है जो कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ के लिए फैलाती है, ताकि लोग कॉम्पिटिटर्स के मतलब प्रोडक्ट को न खरीद के उसकी कंपनी के खरीदें। दूसरी बात क्या था, रॉयल्टी नहीं ली जा सकती है, तो कुछ ये एंटी बिजनेस भी मतलब एक फीलिंग हुई। हालांकि ऐसा है नहीं, ओपन मतलब फ्री सॉफ्टवेयर से भी बहुत पैसा कमाया जाता है, लेकिन बस कमाने का तरीका अलग होता है। पर कॉरपोरेशन को यह लगा, अब कॉरपोरेशन इसको यदि अडॉप्ट करने से थोड़ा सा हिचकिचाने लगी। यदि कॉरपोरेशन नहीं हिचकिचाएंगी तो फिर पैसा नहीं आएगा। ये तो आपको मालूम है, मनी मेक्स अ मैन गो। ठन ठन गोपाल से कोई काम होता नहीं है, मतलब पैसा तो चाहिए। तो भाई 2 लोग थे फ्री सॉफ्टवेयर के सपोर्टर, एरिक रेमंड और ब्रूस पेरेंस। इन्होंने कुछ और फ्री सॉफ्टवेयर के लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके 1990 के दशक के अंत में कैलिफोर्निया में एक मीटिंग की, 1998 में शायद, और उन्होंने एक कंसोर्टियम बनाया, उसका नाम रखा ओपन सोर्स इनिशिएटिव। इसमें उन्होंने 10 गाइडलाइंस ले डाउन की और यह कहा कि जो सॉफ्टवेयर प्रकाशित किया गया है उसकी यदि जो लाइसेंस है
वो इन 10 गाइडलाइंस को पूरा करता है तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाया जाएगा। यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सब तरह के सॉफ्टवेयर नहीं होते। यदि आपने अपना सोर्स कोड पब्लिश कर दिया है तो ये मत समझिए कि वो ओपन सोर्स हो गया। ओपन सोर्स होने के लिए उसको सॉफ्टवेयर पब्लिश होने के साथ साथ उसमें वो 10 गाइडलाइंस भी कंप्लाई करनी चाहिए जो ओपन सोर्स इनिशिएटिव की। इनमें से 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम उनको देखते हैं। दिखाएंगे जोशी जी अगली स्लाइड। ये दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं ये ओपन सोर्स इनिशिएटिव का एक लोगो है, और यदि किसी सॉफ्टवेयर में ये लोगो बना हुआ है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसकी जो 3 महत्वपूर्ण कंडीशन है वो है कि इसमें आप रॉयल्टी नहीं चार्ज कर सकते, इसमें प्रोग्राम को सोर्स कोड डिस्क्लोज होना चाहिए और फ्रीडम टू मॉडिफाई होना चाहिए। ये 3 मेन कंडीशन है। इसको चाहे तो जोशी जी अब हटा दें। आपने देखा जो फ्री सॉफ्टवेयर की चौथी कंडीशन थी वो कंडीशन यहां पर नहीं है। यदि आप इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको वही फ्रीडम देनी होगी जो आपको मिली। यानी कि जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसका दायरा यदि इतना बड़ा है तो ओपन सोर्स का दायरा इतना बड़ा है। ओपन सोर्स का दायरा फ्री सॉफ्टवेयर के दायरे से बहुत बड़ा है। हर फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पर हर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता है। कभी कभी इसको फ्री ओब्लिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, यानी कि फॉस। आज के दिन में ओपन सोर्स इनिशिएटिव ने 107 लाइसेंसेस को आइडेंटिफाई किया है जो ये बताते हैं कि इनमें से 17 ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं या सस्पेंड हो चुके हैं, यानी कि 90 लाइसेंस बचे हुए हैं। और इन 90 लाइसेंस में यदि कोई सॉफ्टवेयर पब्लिश किया जाता है तो ही वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस सबसे ज्यादा कॉपी लेफ्ट करता है, कंप्लीटली कॉपी लेफ्ट करता है, उसका नाम है जीपीएल, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सबसे कम जो करता है कॉपी लेफ्ट उसको बोलते हैं बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन या बीएसटी। दुनिया का सबसे जो कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम जो चलाता है कंप्यूटर को, उस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बहुत से लोग समझते हैं विंडोज ही केवल ऑपरेटिंग सिस्टम, गलत। विंडो भी है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उनमें से सबसे जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स है। यूनिक्स सबसे पुराना, सबसे स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसको चलाने में कुछ बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर को एस्टैब्लिश किया तो उन्होंने क्या किया कि जो मैक ऑपरेटिंग जो एप्पल कंप्यूटर होता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। तो स्टीव जॉब ने जब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो उसने यूनिक्स का बेस ले लिया, क्योंकि यूनिक्स सबसे स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर उसको मॉडिफाई करके उसने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। और मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका सोर्स कोड डिस्क्लोज नहीं है, हिडन, प्रोप्राइटरी। इसका सोर्स कोड केवल एप्पल कंप्यूटर वालों को मालूम है। यानी कि बीएसटी में यदि कोई भी यूनिक्स पब्लिश किया गया है तो उसको आप प्रोप्राइटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और महानुभाव आए, उनका नाम था लिनुक्स टोरवाल्ड। तो उन्होंने भी यूनिक्स को बहुत एक आसान ऑपरेटिंग सोचा कि मैं इसको आसानी से चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बना दूं। तो उन्होंने जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया वो हो गया लिनुक्स यूनिक्स, या शॉर्ट में लिनक्स। लिनुक्स टोरवाल्ड ने लिनक्स को जीपीएल में पब्लिश किया, यानी कि इसको टोटली कॉपी लेफ्ट कर दिया। तो बीएसटी एक जो बीएसटी लाइसेंस के अंदर जो सॉफ्टवेयर पब्लिश होता है उसको आप जिस तरह से चाहें उस तरह से बदल सकते हैं, टोटल प्रोप्राइटरी या टोटल कॉपी लेफ्ट। इसके बीच के जो एक तरह से 88 लाइसेंस बचे
वो इन दोनों लाइसेंस BST कॉपी लेफ्ट इन दोनों के बीच में कहीं। अब अलग अलग जो वेबसाइट्स होती हैं ये वेब सर्वर पे होस्ट की जाती है। वेब सर्वर पे होस्ट करने के लिए भी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है अपैची। अब भाई कुछ लोग अपैची भी कहते हैं, मालूम नहीं क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, मेरे हिसाब से इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अपैची है। अपैची जो है ये अपैची का वर्जन 2 अपैची 2.0 में इस वक्त पब्लिश्ड है, और आरोग्य सेतु जो है वो इसी अपैची 2.0 में पब्लिश किया गया है। अपैची 2.0 BST और GPL के ठीक बीचों बीच समझिए आता है, और अपैची 2.0 के सॉफ्टवेयर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जो मॉडिफिकेशन आप करेंगे उसको आप जिस तरह से चाहें उस तरह से पब्लिश कर सकते हैं, यानी वो प्रोप्राइटरी भी हो सकता है, GPL भी हो सकता है। लेकिन जो अपैची 2.0 में पब्लिश्ड है कम से कम वो सॉफ्टवेयर अपैची 2.0 में ही पब्लिश किया जाएगा, या उसको आप चाहें तो और कॉपी लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अपैची 2.0 में जितना वो कॉपी लिफ्टेड है आप उससे कम नहीं कर सकते। प्लस आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने अपैची का कौन कौन सा प्रोग्राम मॉडिफाई कर, यानी कि कहीं बीच में ये लाई करता है। अब हम लोग चलते हैं कि भाई इसके क्या एडवांटेजेस हैं अपने चौथे भाग पे। आई एम सो सॉरी, कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे भाई, ओके, मैंने आपसे शुरू में बताया था कि खरगोश और कछुए का बहुत गहरा संबंध है, बताना भूल गया। चलिए अब बता देता हूँ। पंचतंत्र की कहानी तो पढ़ी होगी ना, कछुए और खरगोश की रेस की। वो कहानी थी कि भैया एक बार ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, एक बार रेस लगी तो खरगोश तो बहुत तेजी से आगे निकल गया। उसने कहा मैं आराम कर लेता हूँ। आराम करने पेड़ के नीचे भाई लेट गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सो गया। कछुआ धीरे 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 आया, उसने रेस जीत ली। तो जिससे कहा गया स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। लेकिन आधुनिक समय में कुछ और रेसें भी इसमें जोड़ गई हैं। अब दोनों दोस्त थे तो शाम को बैठा करते थे। अब जो खरगोश था बहुत गुस्सा, अरे मैं कैसे हार गया, कछुए से हार गया, इस घोंचू से हार गया, इतने आदमी से हार गया, मैं तो मिल्खा सिंह हूं, ये बात कैसे हार गया, इससे कैसे हार गया। उसने कहा भाई एक बार फिर रेस करते हैं हम लोग। कछुआ ने चलो। अब की बार खरगोश ने रेस नहीं किया, उसने तुरंत रेस जीत ली। तो इससे जो मॉडल बना इस रेस का, इट्स बेटर टू बी क्विक एंड फास्ट। अब रोज शाम को मिला करते थे, कुछ थोड़ी सी ये भी चलती थी, शाम को पार्टी हुई, अब खरगोश साहब मैं जीत गया, मैं तो बिल्कुल मिल्खा सिंह हूँ, तुम क्या हो, तुम तो कुछ दौड़ ही नहीं सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिन हो गए तो कछुए ने कहा क्या हम लोग फिर से रेस लगा सकते हैं? कहा हाँ, जब चाहो तब। उसने क्या मैं रास्ता तय कर सकता हूँ? खरगोश ने कहा जरूर, जो चाहो वो तय कर, तो मैं पूरी सहूलियत। अब तीसरी रेस शुरू हुई। अब की बार रास्ते में एक नदी थी। खरगोश बहुत तेजी से आया, नदी तक तो पहुंच गया, उसको तैरना नहीं आता था। अब उसकी समझ में नहीं आया कि मैं नदी कैसे पार। कछुआ फिर धीरे 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 और नदी के पास पहुंचकर तैरकर फिर रेस जीत ली। तो तीसरी रेस का जो मतलब एक मॉडल है वो ये है, everyone has got a strong points, everyone has got a weak points, always play on your strong points। हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलिए, अपने कमजोर पॉइंट्स में नहीं। फिर बैठ गए। अब खरगोश जो था बहुत उदास रहता था, रोज शाम को आता था, रोज तो एक लेते थे, फिर धीरे धीरे खरगोश ज़्यादा लेने लग गया। तो कछुए को लगा कहीं मेरा दोस्त जो है वो अल्कोहलिक ना हो जाए। तो उसने कहा दोस्त मित्र, एक रेस हम लोग फिर से लगाए। तो बोला भाई क्या फ़ायदा है यार, तो नदी रख लो कि मैं तैर तो सकता नहीं, जी जाओगे, क्या फ़ायदा, मैं नहीं लगा। तो उसने कहा रास्ता हम लोग वही करते हैं पर रेस लगाने का तरीका बदल देते हैं। खरगोश ने कहा ये क्या मतलब? उसने कहा ऐसा करो,
कि जमीन पे तुम मुझे अपनी पीठ में बैठा लो और नदी में तुम मेरी पीठ में बैठ जाओ, दोनों एग्री कर गए। तो वो नदी तक तो खरगोश कछुए को पीठ में उठा कर ले गया और नदी पे कछुए ने खरगोश को पीठ में बैठा दिया। हुआ क्या, इस कारण से रेस बहुत जल्दी खत्म हो गई, दोनों आपस में बात करते चले, कुछ रेस का आनंद भी अलग था और जल्दी से कंप्लीट कर लिया। तो चौथी जो रेस का जो मॉरल है, कंसोलिडेट स्ट्रॉन्ग, ओपन सोर्स जो है यही सबसे अच्छा है, ऑलवेज कंसोलिडेट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। यही कारण है कि सरकार ने आरोग्य सेतु को ओपन सोर्स किया। मैंने एरिक रेवन की चर्चा की थी, ये 1997 में एक लिनक्स की कॉन्फ्रेंस, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जैसा मैंने बताया कि लिनक्स टोरवॉल्ड ने जो बनाया है। तो लिनक्स की कॉन्फ्रेंस जर्मनी में थी 1997 में और उसमें एक उन्होंने पेपर पढ़ा, द कैथेड्रल एंड द बाजार। कैथेड्रल माने मेन चर्च। तो जो मेन चर्च होता है इसकी चोटी तो एक होती है, पिरामिड स्टाइल होता है, चोटी होती है, फिर नीचे नीचे इसका बेस बड़ा हो जाता है। तो उसने कहा कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ कैथेड्रल के हिसाब से होता है। एक टॉप मैन एक आदमी होता है जिसके कंसेप्ट में आता है कि सॉफ्टवेयर इस तरह से बनना चाहिए। बिल गेट्स जैसे थे, विंडोज़ उनके दिमाग में आई, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को बताया, उन्होंने अपने को बताया, उन्होंने अपने को बताया, उन्होंने अपने को बताया, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वालों ने उसको एक वो किया, मतलब उसका एक नीचे वाले प्रोग्राम बनाया, फिर ऊपर पहुंचाया, फिर वो टॉप तक पहुंचा। स्टीव जॉब्स ने भी ऐसे किया। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैथेड्रल की स्टाइल में डेवलप होता है, लेकिन जो ओपन सोर्स होता है वो बाजार स्टाइल में। बाजार में हर चीज़ बिक रही है, लेकिन टिकती तो वही चीज़ है जो कि टिकाऊ होती है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं भाई ये चीज़ तो अच्छी है, क्या इसमें इस तरह का अमेंडमेंट नहीं हो सकता? तो कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसको उस तरह का अमेंडमेंट लेके आ जाता है, या वही वाले उसको कुछ कर लेते हैं। तो ये कुछ ओपन सोर्स जो होता है कुछ बाजार स्टाइल में डेवलप होता है। अल्टीमेटली बाजार में जो चीज टिकती है वो टिकती है जो सस्ती हो और टिकाई हो, मजबूत हो। देखिए वो उन्होंने उस अपने भाषण में और एक पैराग्राफ को बोला हुआ था। मैं चाहूंगा दीपक जोशी जी अभी दिखाइएगा। The open source culture will triumph not because cooperation is morally right or software hoarding is morally wrong, but simply because closed source world cannot win an evolutionary arms race with open source communities that can put more skill time into a problem. इसमें उन्होंने पेपर में एक नया एक नियम प्रतिपादित किया और कहा गिवन एनएफ आई बॉल्स ऑल बग्स आर शैलो। जब किसी चीज में बहुत से लोग अपनी नजर गड़ा के गलतियों को ढूंढ रहे हों तो उसमें फिर गलती होना नामुमकिन है। सरकार ने भी कुछ अपनी तरफ से इंसेंटिव दिया। सरकार का कहना है कि जो उसमें कुछ बताएगा आरोग्य सेतु में इम्प्रूवमेंट, उसको 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि यदि आप इसमें कोई कमी बताते हैं, बग्स बताते हैं, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम बताते हैं तो उसमें 3 लाख रुपए तक का पुरस्कार है। ये जो सारे स्टेप्स लिए गए हैं, ये सारे स्टेप्स एक तरह से उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और स्टेबल बनाने के लिए। तो पहला एडवांटेज जो इसका ओपन सोर्स करने का हुआ कि ये स्टेबल हो जाए। जब कोई आप ऐप को डाउनलोड करते हैं अपने स्मार्टफोन पे, या भाई आप कोई अपने कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, तो ये नहीं मालूम वो कर क्या रहा है आपके स्मार्टफोन में या कंप्यूटर पे। क्या ये वही बात कर रहा है जो वो कहता है, या वो बात कर रहा है, कुछ और बातें भी कर रहा है, या आपके कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस को, कॉन्फिडेंस चीज़ों को कलेक्ट करके ये उनको भेज दे रहा है जिनके बिहाफ पे ये इंस्टॉल किया। अब इसको केवल तभी पता लगाया जा सकता है जब सोर्स को, अब सरकार ने
कोविड-19 से लड़ने के लिए इस ऐप को बनाया, और ये वास्तव में ट्रेस करता है, सच्ची बात तो ये है, और ये बताता है कि कहाँ-कहाँ हॉट स्पॉट्स हो सकते हैं, कहाँ-कहाँ कोरोना वायरस होने के चांसेस ज़्यादा है, और क्या आपको कोरोना वायरस हुआ कि नहीं, आपको टेस्टिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो पहले से ही कुछ आपको एक तरह से इंडिकेशन देता है, पहले से ही आप कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सरकार चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें, लेकिन जो प्राइवेसी एक्टिविस्ट हैं, यानी कि जो निजता की लड़ाई लड़ते हैं अधिकारों की, उन्होंने कहना शुरू किया, हमें क्या मालूम है क्या कर रहे हैं, भगवान जाने, हमारे स्मार्टफोन से हमारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भेज रहा हूँ, हमारे कंप्यूटर्स भेज रहा हूँ, बिल्कुल डाउनलोड मत करो, ये तो बिल्कुल राइट ऑफ प्राइवेसी का हनन है, ब्ला 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 ब्ला। अब सरकार को लगा कि यदि ये निजता वाले बात करने लग गए और कहीं लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, तो हम तो फिर लड़ना तो एक तरह से इम्पॉसिबल होगा इससे। तो उन्होंने कहा, लो भैया, हमसे कोई मतलब नहीं है, देख लो भैया, हम ओपन सोर्स कर देते हैं, तुम खुद देख लो ये क्या कर रहा है। इसी कारण से, हालांकि ये 2 अप्रैल को ये मतलब लॉन्च किया गया था, और इसको 1.5 महीने से ज़्यादा समय लिया, लगभग 2 महीने का समय लिया इन्होंने इसको ओपन सोर्स करते थे, और उन्होंने 26 मई को ओपन सोर्स कर दिया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। और जब इसको सोर्स कोड डिस्क्लोज कर दिया, तो ये पता चला कि ये वही चीज़ें मतलब कलेक्ट कर रहा है जैसा कि ये कहता है, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा, इससे कोई गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं भेज रहा है, तो ये वही चीज़ कर रहा है जो ये कहता है। तो दूसरा एडवांटेज ओपन सोर्स का क्या हुआ आरोप सेतु को करने का, कि ट्रांसपेरेंसी। कोरोना वायरस जो है, ये कोविड-19 है, ये वैश्विक महामारी है। यदि आप समझते हैं कोई देश अकेला इससे लड़ सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। इसको लड़ने के लिए ये जरूरी है कि पूरी दुनिया के देश साथ में, यानी कि एक ग्लोबल कोऑपरेशन। तो हम लोग ने आरोप सेतु बनाया, इसको ओपन सोर्स कर दिया, कहा जो चाहे इसको डाउनलोड कर ले, जो चाहे इसको जिस तरह से इसका प्रयोग कर ले, मॉडिफाई कर ले, जैसा चाहे वो कर ले, उसको हमें कोई रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, कोई भी पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। तो एक तरह से ये हमारा योगदान है, दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो एक तरह से इसमें 3 एडवांटेज हुए, स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबल। मैंने आपको बताया था कि कुछ 20वीं शताब्दी के अंत होते होते फ्री सॉफ्टवेयर या ओपन सॉफ्टवेयर का कुछ जोश बढ़ने लग गया, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि भाई एक फट फैलाने लगे इसके बारे में। तो स्टीव बॉलमर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे माइक्रोसॉफ्ट के, तो उन्होंने पिछली शताब्दी के अंत में, शायद अंत में कहा या शुरू में 2001 में या 2000 में, एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लिनक्स इज अ कैंसर टू एवरीथिंग दैट इट टचेस। हम लोग अब तो बहुत सारी बीमारियां मतलब अनक्योरेबल हैं, पर जब हम लोग पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, तो बहुत बार कहते थे दुनिया में 2 चीज़ का क्योर नहीं है। एक तो आपको अपने बारे में गलतफहमी हो, यदि आप समझते हैं कि आप देवानंद हैं और आप पे सब लड़कियां मरती हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, या आप एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं तो आपकी गलतफहमी है, क्योर कोई दुनिया में कोई जना क्योर नहीं कर सकता। और दूसरी अनक्योरेबल चीज़ है वो कैंसर। तो स्टीव बॉलमर ने कहा ये तो कैंसर है, लिनक्स फ्री सॉफ्टवेयर तो कैंसर है, दूर रहो इससे। लेकिन इस 20 सालों में ये सब बदल गया। इसी साल MIT में एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो ब्रैड स्मिथ, ये उनके मतलब एक जनरल मैनेजर है माइक्रोसॉफ्ट के और चीफ लीगल एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट was on the wrong side of the history when open source exploded in the beginning of this century। मतलब इस सेंचुरी के शुरू में ओपन सोर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, फैलाव हो रहा था, उस समय माइक्रोसॉफ्ट इतिहास के गलत राह पे खड़ा हुआ था।
और इस 20 सालों में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी स्ट्रेटजी एकदम बदल दी है। वास्तव में दुनिया में इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट बहुत कुछ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसका कंट्रीब्यूशन गूगल, फेसबुक और डॉक्टर से भी ज़्यादा है। इलाहाबाद मतलब जो न्यायपालिका थी और अपनी सरकार थी, वो यही चीज़ जो पिछली शताब्दी में मतलब माइक्रोसॉफ्ट की थी, इनकी भी वही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट दुनिया का पहला हाई कोर्ट, पहला कोर्ट है। ये दुनिया का पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसने पिछली शताब्दी में ही ओपन सोर्स और ओपन फॉर्मेट के महत्व को समझा, और पिछली शताब्दी में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे स्वीकार कर लिया गया, इसे अपना लिया गया। एनआईसी को, ई कमेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये बात। वो उन्होंने हमको धमकाना शुरू किया इलाहाबाद हाई कोर्ट को, आप बहुत ओपन सोर्स बात करते हैं, ओपन फॉर्मेट की बातें आप बहुत ज्यादा बात करिएगा ना, हम एक भी कंप्यूटर आपको नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश तो पिछड़ा ही है, पिछड़ा ही रहेगा। हमने उनको जवाब दिया, भाई पिछड़ा रहने दीजिए, हम जैसे हैं अच्छे हैं, लेकिन हम अपनी जो पॉलिसी है, अपनी नीति नहीं बदलते। अब उत्तर प्रदेश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर तो उत्तर प्रदेश का ही होगा। मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाए गुजरात से, बनने के लिए फिर बनारस यूपी आए। यदि यूपी छोड़ के चले जाएंगे जिस दिन, उस दिन माय प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे। तो यूपी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। आप देखें तो हिंदुस्तान के इतिहास में सारे प्राइम मिनिस्टर, अधिकतर सब प्राइम मिनिस्टर यूपी से ही। मरता क्या ना करता, ई कमेटी को मानना पड़ा हमारी बात, फिर उन्होंने ओपन सोर्स में हमको कंप्यूटर सप्लाई कर दिया। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद एनआईसी को लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हमने क्यों नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात मानी। और हमारे कोई 10 साल बाद ई कमेटी ने और एनआईसी ने हमारी बात मान ली, और इस वक्त न्यायपालिका ने ओपन सोर्स पहले बात करते हैं तो ओपन सोर्स की बात करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फॉलो किया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस पॉलिसी पे फॉलो किया, अपनाया। लेकिन सरकार तो वहीं की वहीं रही। किसी सरकार ने ओपन सोर्स और ओपन फॉर्मेट को कोई भी मतलब तवज्जो नहीं दी। जब ये एनडीए की सरकार आई तो 2015 की अप्रैल में उन्होंने ओपन सोर्स और ओपन फॉर्मेट की पॉलिसी निकाली। बड़ी बढ़िया शब्दावली है, ऐसी अंग्रेजी है कि क्या बताएं आपसे। मतलब ऐसी अंग्रेजी तो मतलब बिरले ही लिख सकते हैं। बनाई पॉलिसी तो लिख ली, उठा के तिजोरी में 7 तालों के अंदर बंद करके रख दी। अप्रैल 2015 के बाद कहीं बात ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कि ये ओपन सोर्स की भी पॉलिसी कुछ होती है, बंद करके रख दी। पर जैसा कहते हैं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है। जब कोविड-19 आया तो जो प्रिवेसी एक्टिविस्ट थे, निजता के अधिकारों के लड़ने वाले, उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। लेकिन मीडिया में भी और हम में से बहुत से लोग ये एक्टिविस्ट की बहुत बुराई करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, पर मेरा विश्वास मानिए, ये समाज के सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। यदि ये ना हो तो डेमोक्रेसी खत्म। इनका हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम अब भी यदि डेमोक्रेटिक हैं तो इनके कारण है। और ये इनकी लड़ाई थी कि गवर्नमेंट को इनके सामने झुकना पड़ा, और उन्होंने इसको एक ओपन सोर्स किया। आज तक एनआईसी ने या ना भी एनआईसी ने, ना ही सरकार ने आज तक कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स किया। आरोग्य सेतु पहला, और मैं समझता हूं आखिरी भी नहीं होना चाहिए, जिसको कि उन्होंने ओपन सोर्स में किया। मतलब एक तरह से कोविड-19 और ये जो प्रिवेसी एक्टिविस्ट थे, ये जो सरकार कुंभकर्ण ऐसे सो रही थी, इसको उठाया, उठो। और इसके कारण उन्होंने, सरकार ने छोटा सा कदम, पर मुझे शक नहीं है और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय पे इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेट्स वॉक फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने विचारों को आपसे साझा करने के लिए। मेरा उनको शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।